आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर में, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट बह रही, ठीक है, ये कंडक्टर है, वायर, ठीक है, इसमें करंट बह रही, ठीक है, करंट बह रही, ये करंट बहेगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो एटम्स होके उनसे जाके टकराएगा, उनसे टकराएगा तो ये टकराने क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, इसका कोई, इस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जब ये टकराएगा तो इसमें हीट पैदा होगी। ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो मिली है बैटरी से, यहाँ से बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, बैटरी से यहाँ पर करंट जा रहा है। करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्योंकि इसके पास ये बैटरी दे रही, बैटरी पास केमिकल एनर्जी है, जो एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को दे रही। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। और जो ये यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पर जब इन एटम्स से टकराएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस इन्हीं एटम्स की वजह से होता है ना रेजिस्टेंस, जब यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर उसको, इसकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है तो हीट एनर्जी में पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जब तो ये तार हीट प्रोड्यूस करता है, ये वायर जो है हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी भी कंडक्टर में ज़्यादा देर तक हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल जब ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, वो गर्म होने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर से जब भी कोई करंट पास होगी, ठीक है, तो वायर बिकम हॉट, वायर गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, वायर हॉट हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब गर्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट के लिए एक साइंटिस्ट है, जूल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, एक लॉ दिया है कि जो, जैसे किसी कंडक्टर से, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आई करंट बह रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इसका रेजिस्टेंस आर है, इस कंडक्टर या वायर का, इस वायर में आई करंट बह रही है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और टी टाइम तक, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका टाइम लग रहा है, टी, यहाँ से यहाँ तक पूरे वायर में फ्लो करने में इसमें टी टाइम लग रहा है। तो इस जूल ने क्या कहा, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि जो हीट होती है, जो प्रोड्यूस होती है इस वायर से, जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और फिर बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये जो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और जितने टाइम तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, पूरे वायर में जितने टाइम तक फ्लो किया है तो उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ हीटिंग होता है, हीट प्रोड्यूस बाय द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट फ्लोइंग इन द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो जब इन तीनों को हम सम करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा K। इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए K का मान, इन्होंने जूल ने क्या किया है, K का मान, ठीक है, K की वैल्यू 1 ले ली है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला आ जाता है H=I²RT। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H=I²RT। जब भी किसी कंडक्टर में करंट आई, अगर आई करंट बह रही है, ठीक है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, और टी टाइम तक अगर ये करंट बह रही है तो उसमें हीट प्रोड्यूस बाय द वायर होगी, इक्वल टू I²RT हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने इसे पहले पढ़ा है कि V=IR। ठीक है, V=IR मैंने पढ़ा है ना, V=IR पढ़ा है, तो आई की जगह पर अगर हम I= तो V/R भी हो जाएगा, I=V/R हो जाएगा। अगर आई को, R को इधर कर लें, I=V/R, तो H=
आई की जगह पर हम वी बाई आर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है। तो एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी हो जाता है, ठीक है। ये भी इसके फार्मूला ये भी है, ये भी है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस बाय ए कंडक्टर इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपके एग्जाम में कभी कभी इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रूफ मतलब एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कैसे आया, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी ये कैसे आया, ठीक है, ये प्रूफ पूछ लेता है। इसका प्रूफ बनाने के लिए आपने जो पहले 3 फार्मूले इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी बाई आई आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये करंट क्या था, करंट आई बराबर क्यू बाई टी था, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी पढ़ा था, ठीक है। और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू ये भी पढ़ा था, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा था, ये ओम लॉ था, ठीक है, और ये करंट का फार्मूला था, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले v इक्वल टू आई आर भी होता है, ठीक है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी होता है। तो डब्ल्यू बाई क्यू को इस जगह पर, इस v की जगह पर हम लिख देते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू आई आर, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि v इक्वल टू आई आर भी है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी है। तो डब्ल्यू बाई क्यू को हम यहाँ इस v की जगह पर हम लिख देते हैं डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल टू आई बाई आर, ठीक है। क्या करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यहाँ पर आई लिखा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख देते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई क्यू बराबर क्यू बाई टी इंटू आर, ठीक है, क्यू बाई टी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्यू को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टी इंटू आर, ठीक है, इतना हो गया। और क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई बराबर क्यू बाई टी है, तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो क्यू की जगह पर हम आई टी लिख देते हैं, डब्ल्यू बराबर आई टी का होल स्क्वायर अपॉन टी इंटू आर, ठीक है। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर बाई टी, जब टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी टू आर। तो इसी को अगर सही से लिखा, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, यही इसका प्रूफ हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है, वर्क डन, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन या हीट प्रोड्यूस, ये दोनों, ये वर्क डन ये भी एनर्जी है, और जो हीट प्रोड्यूस जो वायर के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसी को ही वर्क डन कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एच, हीट दोनों सेम होता है, वर्क डन को या तो हीट प्रोड्यूस को, ये दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो वही डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी को वर्क डन कहेंगे, इसी को एनर्जी कहेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात होती है इसी को भी आई स्क्वायर आर टी इसी को कहेंगे, ठीक है। डब्ल्यू कहो या एच लिखो या ई लिखो, ठीक है, ये सब सेम है, सब सेम, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू वर्क डन या हीट प्रोड्यूस या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, ये सब सेम है, ठीक है, इसी को ही आई स्क्वायर आर टी कहेंगे। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपके में आएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। सबसे पहले जो बल्ब होते हैं, ठीक है, जो बल्ब देखें वो उस बल्ब में इसका यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है। बल्ब में जो रोशनी होती है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से होती है, जैसे ये बल्ब है घरों में लगे होते हैं, ये जो टंगस्टन बीच में लगा होता है और ये बल्ब होता है, ऐसे होता है, ये बल्ब होता है, ठीक है, बीच में होता है, इसे ये जो वायर होती है जो बीच में जो लगा होता है इसे ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन का बना होता है। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये इसको जितना भी गर्म करो ये मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जब मेल्टिंग पॉइंट, जब इसको हम 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना अगर इतनी हीट अगर इसको देंगे तब ये मेल्ट होगा। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट पे मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो बहुत देर से जब करंट पास तो इसे हीट हो जाता है, जब गर्म हो जाता है जलने लगता है, जब जलता है पर पिघलता नहीं, ठीक है, ये मेल्ट नहीं करता है, जलता है, तो इससे जो रोशनी निकलती है उसी से बल्ब जलता है, ठीक है, इसकी जो रोशनी होती है वही बल्ब की रोशनी होती है, ठीक है।
हीटिंग की वजह से होता है, ठीक है। हीटिंग की वजह से बल्ब जलता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये मेल्ट नहीं करता है, ठीक है, और ये जलता रहता है। और दूसरा काम होता है फ्यूज़। फ्यूज़ जो घरों में जो फ्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है, दो वायर का ऐसे होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस वायर से जुड़े रहते हैं। जो फ्यूज़ वायर होता है, फ्यूज़ वायर बना होता है कॉपर से, ठीक है, या तो कॉपर से बना होगा या तो निकल से बना होगा, ठीक है। कॉपर या निकल से बना होगा फ्यूज़ वायर, ठीक है। तो फ्यूज़ वायर होता है कॉपर या निकल से बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब इसमें हाई रेजिस्टेंस, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और हाई रेजिस्टेंस का होता है। जैसे भी लाइट ज़्यादा, जब करंट ज़्यादा आने लगती है, जब वोल्टेज ज़्यादा आने लगता है, तो ये यहीं पर ये जो वायर हो है ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहीं पर हीट करके, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब ये जब इसको ज़्यादा हीट मिलने लगती है, ज़्यादा हीट होने लगता है, तो ये मेल्ट कर जाता है, यहाँ से मेल्ट कर जाता है और घर में जो लाइट जाती है उसको रोक देता है, ठीक है। प्रिवेंट ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को रोकता है, ठीक है। प्रिवेंट ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग को रोकता है, ठीक है। प्रिवेंट ओवरलोडिंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। ये कॉपर या निकल का वायर होता है, ठीक है। ये टंगस्टन का वायर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरा होता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जैसे गीज़र हो गया, ठीक है, और हीटर हो गया, ये सब में यूज़ होता है हीटिंग एलिमेंट। ये इस तरह से एलॉय बना होता है, ठीक है। ये होते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होते हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है, नाइक्रोम के बने होते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये हीट बहुत ज़्यादा करेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि H=I²RT होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी के लिए हीटिंग एलिमेंट इसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है, नाइक्रोम। बल्ब में, फ्यूज़ में और हीटिंग एलिमेंट में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड पावर। रेट मतलब जहाँ भी रेट की बात आएगी तो मतलब बाई टी, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। रेट मतलब एक सेकंड में कितना हुआ है, ठीक है। एक मिनट में मतलब एक सेकंड में कितना हुआ है, ठीक है, बाई टी करना पड़ेगा, ठीक है, इसी को रेट कहते हैं। हीट हीट बाई टाइम, ठीक है, हीट प्रोड्यूस बाई टाइम मतलब जितनी एनर्जी खर्च हुई है अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसका रेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर, उसी को पावर कहते हैं। तो रे तो इस पावर क्या कहेंगे, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई, पी इज इक्वल टू हीट क्या है, H² अपॉन टी, यही होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू VI, ठीक है। पावर को VI से भी, अगर I²RT करेंगे तो T से T ये कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू I²R होगा, P इज इक्वल टू I²R, और इसको I²R को VI भी लिख सकते हैं, VI से ठीक है। और P इज इक्वल टू V²/R भी लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करके V इज इक्वल टू IR, ये सब इसको यहाँ पर लिख के ये सब कन्वर्ट करके ये तीन फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये पावर के फार्मूला ये है, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट होती है वाट, ठीक है। एक वाट होता है 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। P इज इक्वल टू VI वोल्ट, इसका होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज का वो वोल्ट होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। तो पावर की होती है वाट, 1 वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो एनर्जी मतलब जो हम लोग मीटर में जो ये एक यूनिट होती है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है एक यूनिट, वही कॉमर्शियल यूनिट, मतलब जो हम लोग बिजली जो खर्च करते हैं तो यूनिट में जो बिल आता है कि 50 यूनिट आया, 30 यूनिट आया, तो वही यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर।
मतलब एनर्जी एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है। 1 जूल होता है, 1 जूल को क्या कहेंगे, जूल को कहेंगे वाट सेकंड, ठीक है, 1 जूल कहेंगे 1 वाट सेकंड, जूल को वाट सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो जूल को वाट सेकंड कहेंगे, तो अगर इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो वाट पर आवर हो जाए, किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट इसको कहते हैं, एक यूनिट होता है 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। ये होती है यूनिट, यूनिट होती है, एक यूनिट होती है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 किलो वाट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इसे कहते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।